हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इजी क्लासेस में। टेलीग्राम पे कई स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज किया था कि फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट कीजिए पहले चैप्टर से। तो लीजिए, मैं आ गया हूँ फर्स्ट ईयर का मैथ को पढ़ाने, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, समुच्चय। और हम डेली एक एक एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, उसका पूरा सोल्यूशन देंगे और विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो और आप 11th में पढ़ते हैं और आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट समुच्चय ये है क्या? समुच्चय एक संग्रह है। ये क्या है? एक संग्रह है। और ये एक तरह का समूह होता है जो किसी भी चीज़ को, जैसे हम बाजार जाते हैं, वहाँ हमने कोई सामान खरीदा तो और उनका हमसे एक ग्रुप बनाते हैं तो वो भी कहलाता है समुच्चय। और ये ताश की गड्डी हो गई, व्यक्तियों की भीड़ हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, ये सब क्या है? ये समुच्चय है। इनको हम कहते हैं समुच्चय। और ये तो हो गई हमारे एग्जाम्पल जो कि हमारे नॉर्मल होते हैं, लाइफ में होते हैं। और गणित की एग्जाम्पल क्या क्या है ये देखिए। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो 10 से कम हो और विषम प्राकृतिक संख्याएं हों उनका समुच्चय, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है? ये 10 से कम है और विषम भी हैं और प्राकृतिक भी हैं, ठीक है। ये देखिए। उसके बाद भारत की नदियाँ, ये एक डिफाइन वैल्यू है, एक निश्चित वैल्यू है, तो इसका मतलब ये समुच्चय है। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU ये भी समुच्चय है। ये क्या एक ग्रुप है ना। अगर हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो केवल यही वैल्यूज आएंगी और आप कोई भी देखो और कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक है। अब ले लिए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये भी एक डिफाइन वैल्यू है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी क्या है? समुच्चय है। अब देखिए, हम नीचे कुछ समुच्चय के उदाहरण देंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं जो गणित में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। आप जहाँ भी देखोगे हर क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ये वर्ड्स देंगे। ये वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स आपको ये दिखने वाले हैं। NIQ है, ठीक है। ये Q है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और ये R' है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ Q, ये Q है, ये R' है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए N क्या होता है, हम आपको पूरी बताएंगे। N क्या है, Z क्या है, Q क्या है, R क्या है, Z' क्या है, Q' क्या है, R' क्या है, ये सब बताएंगे आपको। देखिए N क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी संख्या होती हैं ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। Z क्या, ये पूर्णांक, तो पूर्णांक तो मतलब समझते ही होंगे। और Q क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बटे में होता है, 1/2 हो गया से। जो भी बटे में होगा, जो भी बाई के फॉर्म में होगा, अपॉन के फॉर्म में होगा, 9/2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और R क्या हो गया? वास्तविक संख्या है। दुनिया की सभी संख्याएं जिसके बारे में आप सोच सकते हो, जिसको आप जानते हो, वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। केवल जहां अंडर रूट में माइनस हो वहां वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, बाकी सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर Z क्या होता है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। जहाँ पे Z, जहाँ डैश लग जाए, मतलब समझ जाइए क्या है यहाँ पे, वहाँ पे धन यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है, केवल पॉजिटिव बात कर रहा है, वहाँ पे लग जाएगा डैश। देखिए ये देखा, पूर्णांक था तो यहाँ धन पूर्णांक हो गया। ये Q क्या था? ये Q है ना, तो Q क्या था? परिमेय था, या फिर धन परिमेय हो गया। ये R' है तो ये R वास्तविक संख्या था, तो धन वास्तविक संख्या है। धन वास्तविक संख्या क्या होंगी? जो कि माइनस में ना हो, बस बाकी सब चलेंगी, केवल माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। इन विशेष समुच्चय के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रक्रमों, तो जो प्रतीक होते हैं इनका पुस्तकों में निरंतर प्रयोग होता है। जो प्रतीक हैं इनका यूज हमेशा पुस्तकों में होता है। और किताब में या क्वेश्चन में आपको लिखा है, अगर पूरी ये लाइनें लिखी होगी, केवल R लिख दिया जाएगा बस। और R लिख देगा तो समझ जाइए कि हाँ ये इसकी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय। जो समुच्चय होते हैं इनको हम 2 रूपों में निरूपित कर सकते हैं, 2 रूपों में निरूपित कर सकते हैं। एक रोस्टर या सारणीबद्ध, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है।
इन दो रूपों में कर सकते हैं हम क्या, इनको दिखा सकते हैं कि हाँ समुच्चय हैं। अब ये रोस्टर रूप क्या होता है? पहला रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप समुच्चयों के सभी समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। समुच्चय में सभी अवयवों को सूचीबद्ध, सभी अवयव लिखे जाते हैं बारी बारी से, सभी अवयवों को लिख दिया जाता है और एक दूसरे से अर्ध विराम यानी कॉमा के द्वारा पृथक किया जाता है और मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया मझला ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट, ये एक समुच्चय हो गया। ठीक है, उससे क्या लिख रहा है कि उदाहरण के लिए 7 से कम सभी समधन संख्याओं का वर्णन करना है आपको रोस्टर फॉर्म में। धन पूर्णांक और सम भी होने चाहिए, यानी क्या 7 से कम भी होनी चाहिए। तो 7 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं होती हैं, उनमें से आपका सम होना चाहिए और धन तो होना ही चाहिए। तो सम कितने होंगे? 2, 4, 6 और ये कॉमा लगा दिया गया और महिला ब्रैकेट लगा दिया गया। नेक्स्ट रूल क्या है? ये देखिए एग्जाम्पल देखिए कि 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो संख्याएं 42 को विभाजित कर सके उनका समुच्चय बनाना है आपको। तो 42 को कौन विभाजित करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 खुद। इनके अलावा कोई संख्याएं 42 को विभाजित नहीं करती हैं। ठीक है, और इस प्राकृतिक की बात कर रहा है, विभाजित तो कर सकती हैं, प्राकृतिक की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं कर सकती। तो क्या किया जाएगा? कॉमा लगा दिएगा सबके बीच देखिए और मझला ब्रैकेट। ओके, फिर क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय A, E, I, O, U, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इनका समुच्चय। तो ये ऐसे लिख देंगे हम। ओके, फिर देखिए विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विषम और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्याएं यानी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ 3 डैश लगा है, इस बात को गौर कीजिएगा। यहाँ कई लोग यहाँ पे 5, 6 डैश चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 3 डैश ही लगाते हैं। देखिए अंत में बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है, यह जो संख्याएं होती हैं ये आपको बताती हैं कि यह अंत तक चलेगा, अंतहीन है, बिना अंत क्या चलता रहेगा, अंतहीन संख्याएं हैं ये। और उसके लिए आपको 3 डैश ही होनी चाहिए, 3 से कम नहीं चलेगी और 3 से ज़्यादा भी नहीं चलेंगी। ओके, उसके बाद देखिए नोट में क्या बोल रहा है कि जो संख्याएं होती हैं ये सूचीबद्ध होती हैं, तो इनका क्रम महत्व नहीं रखता है। ये नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। इस प्रकार उपयुक्त समुच्चय को 1, 3, 7, 21, 2, 6 और 14 और 42 भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा है क्या, ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। 1, 3, 7, 21 से पहले आ गया है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या है? ये करेक्ट है। देखिए फिर नेक्स्ट रूप क्या था? समुच्चय निर्माण रूप, जो कि हमने यहाँ बताया था कि नेक्स्ट रूप है समुच्चय निर्माण रूप। ये देखिए समुच्चय निर्माण रूप है आपका नेक्स्ट रूल। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी और अवयव में नहीं होता है। यानी हमें उन जो अवयव हैं उनका एक ऐसा गुण बताना है कि जो किसी और में ना हो। उदाहरण के लिए A, E, I, O, U, जो कि हम 3 बार यूज कर चुके हैं, बार इसी एग्जाम्पल का यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ सके अच्छे से। ओके, ये क्या बोल रहा है कि सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि ये प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला की एक स्वर है। इनका जो कॉमन गुण है वो क्या है कि ये सभी क्या हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के एक क्या हैं? अवयव हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, वॉवेल हैं, यानी इनके अलावा और कोई वॉवेल नहीं है।
और ये ऐसा होना चाहिए कि वो गुण और किसी संख्या में न हो, केवल इन्हीं संख्याओं में हो जो कि आपके समुच्चय में हैं। अब देखिए कि प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है और एक गुणधर्म अक्षर नहीं है। मतलब क्या है, इस गुणधर्म वाले और कोई अक्षर नहीं है, इस गुणधर्म वाले और कोई अक्षर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोग यही प्रॉब्लम होती है कि इसको हम लिखें कैसे। समझ में तो आ गया कि हाँ स्वर होते हैं, तो उसको लिखना है ऐसे। ये हम मान लिया हमने, क्या वी क्या है हमारा, वी को माना है हमने समुच्चय का नाम, तो सबसे मझला ब्रैकेट, उसके बाद एक्स और जो दो बिंदु लगी हैं इनको कहते हैं सच दैट एक्स, और फिर लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और फिर मझला ब्रैकेट। ओके, अब देखिए आगे प्रश्न बोलना, ठीक है। प्रश्न, हमारी जो प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी के 1.1 एक्सरसाइज के हैं। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, जो प्रश्न है बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। समुच्चय है नहीं है ये तो बताएं, लेकिन साथ में अपने उत्तर का औचित्य का मतलब होता है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि उत्तर यही है, उसको बताना है कि आपने ऐसा क्या सोचा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ हो, ऐसे कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में, इन सब में से कौन से होते हैं जो कि जे से प्रारंभ होते हैं। तो जनवरी, जून, जुलाई, इसके अलावा होता है, और होता मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं होता सर, 3 होते हैं केवल। तो ये 3 एक डिफाइंड वैल्यू, एक निश्चित संख्या है, तो इन तीनों को लिखेंगे कॉमा ये, और बीच में कॉमा लगा देंगे, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख देंगे मझला ब्रैकेट जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई, फिर मझला ब्रैकेट, ऐसे लिखते हैं इसको। और इसका औचित्य भी आप लोग समझ आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक निश्चित संख्या है, जो जे वर्ष से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले महीनों के एक निश्चित संख्या है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, देखिए तो हमें कुछ लेखक हैं जो अच्छे लगते हैं, आपको कोई और लेखक अच्छे लगते होंगे। इसी तरह से कि निश्चित नहीं है कि किन की बात कर रहा है। यहाँ लग रहा था कि हाँ ये जनवरी और जून और जुलाई की ही बात हो रही है यहाँ पे, और किसी की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये किसकी बात हो रही है, ये मुंशी प्रेमचंद की हो रही है कि जयशंकर प्रसाद की हो रही है, ये किन 10 लेखकों की बात की जा रही है, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि हमें कुछ लेखक अच्छे लगते हैं, आपको कुछ और अच्छे लगते होंगे, इस तरह से यहाँ पे ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, और हाँ अगर आप लोग को ये रिटर्न में चाहिए सब कुछ PDF फॉर्म में, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई और किसी और क्लास का पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेट ये देखिए, ये सेकंड था, ये थर्ड क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक हुई, ओके। ये आपको क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सेम यही हुआ, यही बात जो थी वही यहाँ हो रही है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब ये कन्फर्म थोड़ी है किसकी बात कर रहा है, अब बल्लेबाज हैं ये सर्वश्रेष्ठ 11 के, ये कैसे कंफर्म करें कि यही सर्वश्रेष्ठ 11 हैं। तो इसीलिए ये कोई निश्चित नहीं है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसी बात कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा समुच्चय। नेक्स्ट क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये तो निश्चित होगा कि यहाँ इतने बच्चे हैं, हमारे कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं, हमारे कक्षा में कुछ 60 बच्चे हैं, तो ये एक निश्चित संख्या हो गई, यानी ये समुच्चय होगा। फिर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये तो निश्चित संख्या होगी ना, 100 से कम है यानी निश्चित संख्या होगी, क्योंकि
लिमिट दी गई है कि हाँ 100 से कम होने चाहिए, 100 से कम होने चाहिए, यानी एक निश्चित संख्या होगी, यानी ये क्या है, समुच्चय करेक्ट है। इसको हम ब्रैकेट बनाएंगे, ये ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पूरा लिख सकते हैं। छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो अब इनकी तुलना आप इन क्वेश्चन से मत कीजिएगा कि यहाँ पे जैसा था हम यहाँ वैसा कर देंगे, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कविताएं हैं, जो लिखित उपन्यास हैं, उनकी एक वैलिड संख्या होती है, उनकी एक निश्चित संख्या होगी। हाँ, इतने उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लिखे होंगे ना कुछ। वैसे ही सभी संपूर्ण संभीष्म, मिस्टेक हो गया, संभीष्म पूर्णांकों का संग्रह। संभीष्म यानी सम होने चाहिए और पूर्णांक भी होने चाहिए। तो ये क्या है, ये भी एक निश्चित है कि नहीं है, किसकी बात कर रहा है, ये समझ आ रहा है कि हाँ ये संभीष्म पूर्णांक की बात कर रहा है। तो यह समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न क्या है, ये निश्चित वैल्यू है। हाँ पता है कि 6 प्रश्न है, इन 6 की बात कर रहा है ये, और कोई प्रश्न की बात नहीं कर रहा है, यानी ये क्या होगा, समुच्चय होगा। नहीं देखते हैं, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए विश्व में कितने जानवर हैं और उनमें से सब खतरनाक हैं, सब नहीं मतलब कि बहुत सारे खतरनाक हैं। तो सबसे खतरनाक और समुच्चय कहा जाए तो ये कन्फर्म नहीं हो रहा है ये किन जानवरों की बात कर रहा है, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मान लीजिए ए जो कि एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज हैं, इनमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह को भरना है हमें। जो रिक्त स्थान दिए गए हैं ये यहाँ पे जो उपयुक्त चिन्ह है अब भरना है। उपयुक्त चिन्ह क्या होता है, ये और ये, इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये है बिलोंग्स टू और ये है नॉट बिलोंग्स टू। ओके, वहाँ ये वहाँ लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 देखिए लिखा है यहाँ पे और ए लिखा है, तो क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है, 5 ए से संबंधित है, क्या 5 ए में है, ये करता है निश्चित कि यहाँ हम क्या लगाएंगे। अगर 5 ए में है तो ये मेरा करेक्ट है, 5 ए में नहीं है यानी एक रॉन्ग है। देखिए 5 यहाँ है यानी 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए, जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, और 8 नहीं है तो 8 नॉट बिलोंग्स टू, 8 नॉट बिलोंग्स टू। ओके, यहाँ बिलोंग्स टू, यहाँ नॉट बिलोंग्स टू। अब 0 भी नहीं है, यहाँ भी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला लगेगा, ये वाला नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद 4 नंबर पर देखिए, 4 तो यहाँ पे है ना, तो 4th में क्या होगा, बिलोंग्स टू ऐसे वाला। ओके, अब 2 भी है यहाँ पे, 2 ही बिलोंग्स टू है। उसके बाद देखिए कि आपका जो 10 है ये बिलोंग नहीं करता है, 10 नहीं है उसमें, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने आपको बताया था रोस्टर रूप क्या होता है, उनमें सभी संख्याओं को लिख दिया जाता है, कॉमा से सेपरेट करते हुए, कॉमा लगाते हुए लिख दिया जाता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ए जो कि समुच्चय है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है जो, और ये -3 से छोटा बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी एक्स जो है ग्रेटर देन -3 एंड क्या है, लेस ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना भी एक नियम होता है पढ़ने का, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7, इसको ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, वो सभी संख्याओं को उसमें लिख देना है और मझला ब्रैकेट लगाना है और बीच में कॉमा लगाते आना है। तो -3 से चलिए शुरू कीजिए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी संख्या लिख दी हमने। अब 7 आ गया, तो इससे यहाँ पे अगर इज इक्वल टू होता तो यहाँ 7 लिखते, लेकिन यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है तो 7 नहीं लिखेंगे। समझ आ गया होगा आप लोगों को। सेकेंड नंबर देखते हैं कि बी जो कि समुच्चय का नाम है,
एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5। तो ऐसे लिख दिया बी, करली ब्रैकेट और कॉमा लगाते चले गए और करली ब्रैकेट बंद। ये हो गया आंसर। अब थर्ड नंबर देखिए, सी, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 8 होता है। तो ऐसे कौन कौन संख्या हैं जिनके अंकों का योग 8 होता है? तो 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4 और 5 और 3 6 और 2 7 और 1 और 8 और 0। इनकी संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा? 80 क्या होगा? 8 होगा। लेकिन अब कहेंगे आप कि यहाँ 0 और प्लस का 8 करेंगे तो भी तो होगा हमारा 8। तो इसको क्यों नहीं लिया गया है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ बोल रहा है 2 अंकों के, यहाँ 2 अंकों की बोल रहा है। तो 08 जो 08 है ये क्या ये 2 अंक है क्या? नहीं, ये तो केवल हमारा 8 ही है। तो ये हमारा नहीं लिया जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर पे क्या है, डी इज इक्वल टू, यानी डी क्या है? समुच्चय है। तो करली ब्रैकेट जो एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। भाजक मतलब क्या? कि जिसमें भाग कर सकती है। 60 को पूर्णतया विभाजित कर सकती है वो संख्या है और अभाज्य। ठीक है, अभाज्य है और 60 को भाजक है, 60 की भाजक है। ठीक है, तो ये क्या मतलब होगा? इससे 2 3 5 केवल इन संख्याओं से 60 विभाजित होगा और वो क्या है? अभाज्य होंगी। विभाजित तो 60 10 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 6 हमारा 6 है, ये क्या है? ये अभाज्य है क्या? बिल्कुल नहीं। जो 10 है वो अभाज्य है क्या? बिल्कुल नहीं। यानी केवल ये 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य भी हैं और 60 की भाजक भी हैं। यूँ कैसे लिखा गया है जो मैं बताया था आपको, करली ब्रैकेट और बीच में लिख दिया गया और कॉमा लगा देगा बीच में। देखा? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो कि हम कई बार भूल जाते हैं वो दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अवयवों का समुच्चय। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि एक जो नियम होता है, मैंने आपको साधु पर बताया हो कि इनमें शब्द जो अवयव होंगे वो दोहराया नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पे टी लिख दिया, आर आर, आई आई, जे जी जी, ओ एन, बार बार स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा भाई? एन एन ओ, एन के बाद ओ कहाँ गया? ओ तो आया नहीं। इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम ओ ले चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ एक ओ ले चुके हैं तब ये, लेकिन अब दोबारा नहीं लेंगे, चाहे कितनी बार भी ओ आए हम एक ही बार ओ लेंगे। एम आ गया, ई आ गया, अब टी गायब हो गया यहाँ से क्योंकि टी देखिए ऑलरेडी ले चुके हैं और इसमें एक ही बार रहेगा, दोहराया नहीं जाएगा। देखिए वैसे आर गायब हो गया, क्यों? क्योंकि आर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पे कोई अवयव दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, और वैसे सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है कि टी यहाँ 2 बार है, ई यहाँ 2 बार है, तो इनको नहीं लिखेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? एफ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर। ये हमारा इसका आंसर। ओके, तो आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो हमारा कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि हमें लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को समझ आ रहा है, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाऊँ और। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये रोस्टर फॉर्म है, बताया था ना मैंने आपको, इसमें अवयव लिखे हुए हैं, इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, मैंने इनके सामने इनके आंसर लिखे हुए हैं, क्यों? जिससे मैं टाइप कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इससे उतना अच्छा लिखेगा नहीं, उतना अच्छा लिखेगा नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अच्छा लिखूंगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन इससे अच्छा लिखना टफ है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैंने कैसे आ रहे हैं आंसर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो टेंशन मत लीजिए।
देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 6 9 12, 3 9 6 9 12। तो इनको अब लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसका नियम क्या था कि हमें इनका कुछ ऐसा गुणधर्म बताना है जो कि और किसी संख्या का ना हो और इनमें कॉमन हो। तो ध्यान दीजिए कि इस 3 का पढ़ा तो नहीं लिखा, ये 3 का टेबल तो नहीं लिखा, ये मेरे ख्याल से 3 का टेबल लिखा है। तो सेम वही करना है। ये क्या करना है हमें, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। आप कहेंगे 3n मैंने क्यों लिखा, बताता हूँ। जहाँ n है 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और 4 के बराबर है और 4 के छोटा है। इसको पढ़ेंगे कैसे, n ग्रेटर और इक्वल 1 और लेस और इक्वल देन 4। 1 से बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल देन 1, लेस और इक्वल देन 4। 1 से बड़ा और 4 छोटा। अब इसमें आप वैल्यू रखिए, इसमें वैल्यू रखेंगे तो केवल यही संख्या आएंगी और कोई संख्या आ ही नहीं सकती है। देखिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं, 1 3 हो या 3 आ गया। यहाँ पे हम 1 के बाद 2 भी रखते हैं ना, 4 तक जाना है हमें। 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये, 4 रखेंगे तो ये। तो समय ये कैसे लिख दिया मैंने, अच्छी बात है। अब देखिए 2 4 8 16 32। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, तो ये क्या लिखा है कि 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 16 हो रहा है, फिर 32 हो रहा है। तो इनको समझने के लिए देखिए क्या होगा आंसर इसका। देखिए ये आंसर गलत, टाइपिंग गलत है। यहाँ पे जानते क्या है, 2 की पावर n, n पावर में है, 2 की पावर n, ये है हमारा 2 की पावर n है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जब n की जगह आप 1, ये क्या 1 क्या है, 1 ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड जो n है वो ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड लेस और इक्वल देन 5। यानी 5 से छोटा होगा या बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, सॉरी 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ओके, तो ऐसे ही देखिए ये हो गया। कैसे किया मैंने यहाँ पे, देखिए आप वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखेंगे 1 तो आएगा 2, l की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 क्या आता है, बराबर 4 आता है ना। वैसे जब 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 क्या आता है, 8 आता है। फिर 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 क्या आएगा, 16 आएगा। 5 रखिए एक बार, 2 की पावर 5 क्या आएगा, 32 आएगा। इनके अलावा कोई संख्याएं नहीं आएंगी, यानी ये करेक्ट है हमारा। ओके, थर्ड नंबर 5 25 125 625। तो ये क्या है, यहाँ जो हमारा वैल्यू दिया गया, आंसर दिया गया वो ये दिया गया है, लेकिन आंसर गलत है क्योंकि टाइपिंग का प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ 5 की पावर में n होगा। ओके, तो 5 की पावर में n होगा, तो इसको हम कैसे आंसर निकाला मैंने कैसे, देखिए यहाँ तो सब में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। या तो आप कह सकते हो कि 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 है कि नहीं है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ओके, तो वही यहाँ पे आंसर दिया गया है 5 की पावर में n। और n क्या है, n 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। और आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये n का आखिर ये क्या दिया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे कि n का क्या है, ये जो 1 से 4 तक है वो n का क्या है। मैं बताऊंगा आपको आगे चल के वीडियोज़ में, लेकिन आप अगर जानते हो तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना। ओके, तो चलो बताता हूँ मैं आपको। इसलिए n जब 5 और n कर देंगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 आएगा, 2 रखोगे तो 25 आएगा, जब 3 रखोगे तो क्या आएगा 125 आएगा, और जब 4 रखोगे तो 625 आएगा, यानी 625। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 246। अब बताइए 246 क्या है। अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं और ऊपर से सम लिखी हैं, यानी ये सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसको कैसे लोगे, तो कर्ली ब्रैकेट में x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या। ओके, वैसे लीजिए 149
डैश 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 100। ये क्या है? 149 डैश 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 100। और आप गौर कीजिए कि 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? x इक्वल टू n का स्क्वायर। और जो n है वो 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक है क्या? n। और जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, जब 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9 और जब 10 रखोगे तो 100 आएगा। ओके, तो समय आ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, देखते ये कितना समय आता है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी इनका फिर से वही काम करना है, रोस्टर रूप लिखना है इनका। सूचीबद्ध कीजिए, सूचीबद्ध रूप क्या था मैंने आपको बताया था, जो क्या वो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही सारणीबद्ध कहते हैं। सारणीबद्ध यानी सूचीबद्ध एक ही बात हुई। तो वही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। वो पूछ आपसे रोस्टर फॉर्म ही रहा है, ये आपसे रोस्टर फॉर्म ही पूछ रहा है। ये रहा क्वेश्चन, मिल गया। ये रोस्टर फॉर्म ही पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो विषम प्राकृतिक संख्या है। तो पहले देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं। और विषम यानी 2 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, क्योंकि विषम पूछ रहा है। यहाँ सम नहीं रहेगा, सम हटा दो, बाकी सारी संख्या हो गई क्या? विषम संख्या। 1 3 5 7 देखिए यहाँ 3 डॉट लगा, 1 2 3 डॉट लगे हैं। मैंने आपको बताया था ये केवल 3 डॉट्स ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं और इससे कम भी नहीं लगते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होगा? बी जो कि समुच्चय का नाम है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया हल्का सा, क्या करूँ यार, टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, कितना कोई टाइप करे मिस्टेक हो जाती है। यहाँ करली ब्रैकेट है, ओके, यहाँ करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। अब ये करली ब्रैकेट लिखते पहले, फिर से क्या है करली ब्रैकेट। x सच दैट x एक पूर्णांक है और जो x है वो माइनस का 1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यानी -1/2 से बड़ा, यानी क्या बोला ये? -1/2 से बड़ा वही पूर्णांक, यानी कोई परिमेय संख्या नहीं है, कोई बटे का चक्कर नहीं है, कोई पॉइंट का चक्कर नहीं है, सारे पूर्णांक। और 1/2 यानी आधा, आधा के बाद जो आता है, यानी आधा से जो बड़ा होता है वो 0 होता है। जो माइनस आधा है, -1/2 है, इससे बड़ा 0 होता है। और 9/2 मतलब क्या? 9 बाई जो 2 लिखा है, 9 बाई जो 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 4.5। 4.5 से छोटा होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो एक तरह से ये 0 से 4 तक की संख्याएं होती हैं। तो ये लिख दिया गया है और कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर, सी जो कि समुच्चय का नाम है। सी समुच्चय है। x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर ये क्या है? ग्रेट जो x स्क्वायर है वो लेस और इक्वल देन 4 है, लेस और इक्वल देन 4 है। एक पूर्णांक है और लेस और इक्वल देन 4 है। यानी इसका आंसर क्या होगा कि हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि उसका स्क्वायर हम करें तो 4 से ज़्यादा ना हो, 4 से ज़्यादा ना हो। जो कि आंसर कैसे लिखा मैंने? अगर आप -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो मैं लिख दिया। -1 का करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। बाकी और कोई संख्याएं नहीं हैं जिनका आप स्क्वायर करो और आपका 4 से कम या बराबर आए। कोई संख्या नहीं है ऐसी, केवल यही 4 संख्याएं थीं, 5 संख्याएं थीं जो कि x के स्क्वायर करने पर 4 से बड़ी ना हो, 4 बराबर या छोटी हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, d इज इक्वल टू x सच दैट x
लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का। ओके, तो मैंने आपको बताया था यहाँ एल 2 बार है, तो यहाँ केवल एल को एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारा ऐसे ही लिख देंगे। देखिए वही किया गया, LOYA, एल को नहीं लिखा गया क्योंकि 2 बार था। देखिए ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा समझने का है। थोड़ा आगे चल के थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। देखिए एफ सर एक्स, जो एफ है वो इसको किसके है, जो समुच्चय एक्स है वो एक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, समुच्चय एफ है वो एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। यानी वर्ष के वो महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं उनको लिखना है इस समुच्चय में। तो ये एक डिफाइन वैल्यू है। इनमें कौन कौन से आते हैं, आंसर देखिए, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनमें 31 दिन नहीं होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ, फिर से एफ नेम है इसका समुच्चय का। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। सब तो ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इनमें के से जो पहले आते हैं उनका समुच्चय लिखना है। तो अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं, बस आप करंट ब्रैकेट लगाना, अब लिखते चले जाना। के से पहले, के तक मत जाना, के से पहले तक जाना बस, और बीच में AEI इनका यूज मत करना, AE इनका यूज मत करना, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन नहीं है। ठीक, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, मैचिंग करनी है, ये किसका आंसर कौन सा है। तो पहले दिया गया है 1 2 3 6, यदि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो हाँ अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ देखिए 6 का भाजक तो है, ये 6 के भाजक हैं, लेकिन ये सभी अभाज्य नहीं है, ये 6 भाज्य है, यानी ये ए करेक्ट नहीं है इसके लिए। फिर सेकंड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम, ये सब 10 से कम है, करेक्ट है, लेकिन क्या बोला है, विषम बोल रहा है, लेकिन न 2 विषम है न 6 विषम है, यानी ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ ये प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, हाँ ये 6 की भाजक भी है, यानी क्या, ये मैचिंग हो जाएगा, ये इसका मैचिंग हो गया। ओके, फिर देखिए, अच्छा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, 2 और 3, इसका मैचिंग हुआ, ये क्यों हुआ, ये एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है हाँ, और 6 का भाजक भी है, तो 6 का भाजक भी है, यानी करेक्ट है। अब देखिए सेकेंड, जो यहाँ में ये थर्ड हुआ, सेकेंड लिखा, तो सेकेंड का होगा ये डी नंबर। यार देखने ही सही लग रहा है भाई, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा गया है ना, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स यही तो है। और फोर्थ में क्या है, आंसर तो पता है कि हाँ यही होगा, थर्ड नंबर ही होगा इसका, सी होगा, लेकिन पढ़ते हैं क्या लिखा है, 1 3 5 7 9 एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक है। आई थिंक यार 9 का भाजक होना चाहिए, ये वाला बुक में चेक कीजिएगा, मैं बुक रखी है मैं देख लूँगा, यहाँ शायद से 9 का भाजक होगा, क्योंकि 9 का भाजक होगा तभी ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। ओके, या 9 कर लीजिएगा आप लोग, ओके 9 कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा एक्सरसाइज 1.1। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम कल आएंगे एक और वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे 1.2 का पूरा सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।